बोरर। अगर किसी बिजनेस में बोरर का 25% से ज़्यादा ओनरशिप रहता है तो हम उसे सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह मानते हैं। और बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस हम यहाँ 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए फॉर्म शेड्यूल सी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कॉरपोरेशन, जो कि फॉर्म 1120 की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा एस कॉरपोरेशन, जो कि फॉर्म 1120 एस 1120 एस की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि है फॉर्म 1065। कई बार सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम कैलकुलेशन करना यूजुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके लिए कैश फ्लो एनालिसिस और फेनीमाई फॉर्म 1084 की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बट कैलकुलेशन करने की समय हमें बिजनेस का ओनरशिप परसेंटेज देखने की बहुत सी ज़रूरत पड़ सकती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड को कंसिडर करने के लिए उनका इनकम थोड़ा रिस्कियर होता है W2 यानी कि सैलरीड बोरर के तुलना पर। इसीलिए इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए 2 साल का एवरेज आउट किया जाता है बोरर का, या फिर दोनों में से रिसेंट और प्रीवियस ईयर का जो सबसे कम होता है वो हम कंसिडर करते हैं बोरर को क्वालिफाई करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें हमें देख के समझ आता है किस बिजनेस के लिए कौन सी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ टेबल फर्स्ट में बोरर टाइप, सब कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और फॉर्म रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया गया है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप में जो 1040 डॉक्यूमेंट है वो सभी बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक कॉमन फॉर्म है। चाहे किसी भी बिजनेस हो ये फॉर्म हमें लगती है। के लिए सभी बिजनेस के लिए हमें करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और ये क्वार्टरली जरूरत पड़ती है टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिजनेस। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे तब हमें एक चीज ध्यान देना होगा, फॉर्म 1040 या 1040 फॉर्म ये पहचानने के लिए होता है कि किस टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर है। क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये कॉरपोरेशन है, क्या ये एस कॉरपोरेशन है। ये डेटा हमें पार्ट 2 में शेड्यूल ई के इस फॉर्म के 1040 में मिल जाती है। बट ये फॉर्म बिजनेस को फाइंड आउट करने के लिए बोरर का और कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस के अलावा और कोई दूसरा बिजनेस है या नहीं है, ये जानने के लिए भी हमें 1040 की जरूरत पड़ती है। नंबर तीसरा पॉइंट, अगर बोरर खुद के बिजनेस से सैलरी मिल रहा है तो वो अपने ही फॉर्म से W2 फॉर्म जो है वो उसे मिलेगा और ये W2 इनकम उसके कैलकुलेशन में ऐड किया जा सकता है, जो कि कैश फ्लो एनालिसिस शीट में कंसिडर करके हम ले सकते हैं कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जो कि शेड्यूल सी इनकम से आता है। इज ए बिजनेस टाइप इन व्हिच द बोरर इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, हेंस द ओनरशिप परसेंटेज इज 100%. The document that we use to calculate the self-employed income documentations, 2 years individual and business tax return, बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑडिटेड हो या फिर अनऑडिटेड तो हमें 3 साल की बिजनेस बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत पड़ती है, कैश फ्लो एनालिसिस इफ द बिजनेस एसेट स्टेटमेंट यूज़ होता है तब। और जब हम बात करते हैं 1040 की तब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, एसेसन इन्फॉर्मेशन, द इनकम सेक्शन, द एक्सपेंसेस सेक्शन and net profit and loss. The detail regarding the business mile and other expenses are on the page 2 of Schedule C, section 4 और 5 में. The number of business miles used for the calculations taken from these particular sections. Over here, the borrower would mention the borrower miles he used his vehicle for business purpose in this tax returns. जितना भी वो miles cover करेगा तो वो include होता है जो कि 2.26 और 2.25 के रेशियो के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। और अदर कॉस्ट जो होता है वो सेक्शन रिफर्ड बाय द अंडरराइटर टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी नॉन रिकरिंग कॉस्ट इन द टैक्स ईयर ऑफ द 1040। कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है या नहीं है, इसे हम अदर कॉस्ट की तरह कंसिडर करते हैं।
तो पहले सिंपल वर्ड में और सिंपल स्टेप्स में हम जानते हैं शेड्यूल सी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आप शेड्यूल सी ओपन करोगे तब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे कि लाइन नंबर है और उसके बिहाफ में जो इनकम स्टेटमेंट सब लिखी हुई है, जैसे कि नेट प्रॉफिट लाइन नंबर 31, अदर इनकम लाइन नंबर 6, डिप्रिसिएशन लाइन नंबर 12, डिप्लेशन लाइन नंबर 12, डेप्रिसिएशन लाइन नंबर 13, मील्स और एंटरटेनमेंट लाइन नंबर 24B, एमोडाइजेशन एंड लॉस पार्ट वी में, और बिजनेस यूज ऑफ होम लाइन नंबर 30। ये सारी इनकम जो है ऐड होंगे, जैसे कि लाइन नंबर 31 प्लस लाइन नंबर 6 प्लस लाइन नंबर 12 प्लस लाइन नंबर 13। बट यहाँ मील्स और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस विल बी लेस, सो -24B। उसके बाद फिर ऐड करेंगे हम एमोटाइजेशन लॉस जो कि पार्ट वी में है, फिर उसे प्लस करेंगे हमें बिजनेस होम यूज लाइन नंबर 30। तो हमें मिल जाएगा नेट बिजनेस इनकम शेड्यूल सी के लिए। तो अब हमें सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम हमें मिल चुकी है, बट हम इस इनकम से बोरर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1040 शेड्यूल सी डॉक्यूमेंट इज ओनली अवेलेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, जो कि हमें करंट ईयर का बिजनेस का कंडीशन हमें नहीं बताता है। तो इसीलिए अंडरराइटर क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगाता है, और वंस प्रॉफिट एंड लॉस रिसीव्ड द कैलकुलेशन इज डन ऑन द सेम एक्सेल शीट बाय सेक्शन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका नीचे एक स्क्रीनशॉट है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। द अंडरराइटर रिफर्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर अराइविंग at the qualifying income for the borrower. If the profit and loss shows the decline trend, the underwriter shall reach out to the borrower for a letter of explanation. But यहाँ पे जनरली जो है CPA लेटर मिल जाती है एक्सप्लेनेशन के लिए, बिजनेस के लिए। If the explanation received from the borrower is not satisfactory, then the loan can be rejected. अगर borrower के द्वारा एक्सप्लेनेशन और CPA से रिसीव किया हुआ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम इसे अप्रूव कर देंगे। बट यहाँ अप्रूव करने से पहले और 2 चेक पॉइंट्स हमें जो कि है वेरीफाई करना पड़ेगा। इफ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग ओवर द प्रीवियस 2 ईयर 1040 एंड इज सपोर्टेड बाय द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, देन द अंडरराइटर टेक्स 2 ईयर एवरेज। और जो दूसरा पॉइंट है, इफ द ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग कंपेयर टू द फॉरवर्ड ईयर, देन द अंडरराइटर टेक्स द करंट ईयर एवरेज फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट 1040। जो कम रहेगा हम उसके द्वारा ही बोरर को क्वालिफाई करेंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा वीडियो शेड्यूल सी, सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम, उसके चेक पॉइंट्स एंड हाउ टू क्वालिफाई द बोरर विद द सेल्फ एम्प्लॉयड